कक्षा 10वीं 3.4 से आज हम पढ़ेंगे पुरस्कार, जिसे लिखा है जयशंकर प्रसाद ने। इनकी बहुत ही सुंदर जो रचनाएं हैं आज हम पढ़ेंगे। इनमें से एक पुरस्कार जो एक मधुलिका नाम की, जो एक सेनापति की बेटी होती है, कन्या होती है, उसके बारे में, उसके प्रेम और अरुण के प्रेम के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये जयशंकर प्रसाद जी का पहले हम जन्म देखते हैं। ये छायावाद के जन्मदाता कहे जाते हैं और इनका जन्म 30 जनवरी 1889 काशी विश्वनाथ में हुआ था। जन्म से ही इन्हें जो रचनाएं लिखने का, काव्य लिखने का जो प्रतिभा था, जन्मजात ही मिला था इनको। और बहुत सारी इनकी जो कहानियां हैं, नाटक हैं, ये बहुत प्रसिद्ध हुए हैं, लोगों को बहुत पसंद आए हैं। और छाया चित्र अंकित करते हैं इनको, जो अपने शब्दों के माध्यम से इतनी अच्छी रचनाएं लिखते हैं कि पढ़ने के बाद जो चित्र होता है आंखों के सामने दिखाई देने लगता है। तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कामायनी, आंसू, झरना, लहर, प्रेम पथिक, कानन कुसुम इनकी प्रमुख काव्य है। इसके बाद चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु नाटक है, उपन्यास है, कंकाल, तितली, इरावती। और इनकी मृत्यु हुई 15 नवंबर 1937। और इनका महाकाव्य जो कामायनी है, इनसे ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए। अब इनके द्वारा जो लिखा गया है पुरस्कार कहानी, अब हम पढ़ते हैं। इस कहानी में मधुलिका और अरुण की प्रेम कहानी का वर्णन किया गया है, लेकिन इसके पहले इनकी भूमिका जो है, किस समय का ये वर्णन किया गया है, इस पाठ में दिया गया है। आर्द्रा नक्षत्र है, आकाश में काले काले बादल चारों तरफ उमड़ घुमड़ रहे हैं। और कौशल में एक प्रथा होती थी, प्राची एक छोटी सी जगह है वहाँ का, जहाँ का वर्णन किया गया है। कौशल राष्ट्र था, राज्य था। तो वहाँ पे एक प्रथा थी कि साल में एक दिन राजा किसी अच्छी भूमि का वहाँ चयन किया जाता था और राजा ऋषभ बनते थे, हल चलाते थे उस खेत में। और उस खेत जिसका होता था तो उसका 4 गुना मूल्य उसे दे दिया जाता था और आजीवन खेत उसी का होता था। सिर्फ नाम के लिए राजा एक दिन वहाँ हल चलाते थे, लेकिन उसके एवज में 4 गुना मूल्य दिया जाता था और वह राजकीय संरक्षण पाने का अधिकारी होता था, जिसकी भूमि होती थी। तो ये उत्सव यहाँ भी मनाया जा रहा है इस वर्ष। तो जय घोष के नारे हो रहे हैं और भीड़ में जो वहाँ के राजा थे कौशल नरेश, वह हाथी पर, सजी धजी हाथी पर आते हैं और चारों तरफ खुशियों का जो लहर है। सेनापति, उनके सजी धजी महिलाएं, वहाँ की आम जनता सभी हैं वहाँ। और उनके स्वागत के लिए जो सौभाग्यवती जो कुमारी सुंदरियां हैं, दो पातियों में खड़ी हैं, मधुर गान हो रहे हैं, हाथ में कलश लिए हुए हैं, फूल, कुमकुम और खील से भरे हुए थाल मधुर गान करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो ये वहाँ का ऐसा सीन रहता है। अब कहानी शुरू होती है। इस कहानी में जो मधुलिका होती है, उसके हाथ में बीज है, थाल में भरा हुआ बीज है और राजा सजे धजे बैलों से जो हल चलाते हैं खेत में, उसके बाद बीज बोते हैं। बीज बोने का यह उत्सव समाप्त होता है। इसके बाद बहुत से लोग आए रहते हैं और यहाँ पे मगध देश का एक राजकुमार अरुण, जो अपने रथ पर बैठा सारे यह उत्सव देख रहे थे, लेकिन वो क्या देखते रहता है, यह दृश्य। मधुलिका इस समय बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रही थी और राजा को थाल आगे हाथ करके देते जाती है और राजा जो बीज खेत में बोते जाते हैं। तो सारी यह दृश्य देख रहे थे, लेकिन वह राजकुमार सिर्फ मधुलिका को ही
देखते रहता है और शायद मन ही मन उसे प्रेम करने लगता है। अब सारा जो उत्सव होता है समाप्त होता है। अब मधुलिका कब वहाँ से चले जाती है किसी को पता भी नहीं चलता, और साथ ही राजकुमार भी वहाँ से चला जाता है, क्योंकि ये दिन का उत्सव होता है। अब शाम के उत्सव की फिर से तैयारियाँ होती है, शाम को उत्सव होता है। लेकिन इससे पहले जब राजा खेत में बीज बो देते हैं, इसके बाद जो थाल में बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं भरी हुई होती हैं, अब 4 गुना मूल्य नियम के अनुसार राजा उसे भेंट करते हैं मधुलिका को। लेकिन मधुलिका क्या करती है, उसे माथे से लगाती है, इसके बाद फिर राजा पे निछावर करके उसे वापस कर देती है। तो यह जो होता है निछावर करके वापस करना, राजा को अच्छा नहीं लगता है। तो सेनापति जो रहता है उनका बताता है कि तू क्या कर रही है। तो बोले कि ये मेरे पूर्वजों की भूमि है और मैं इसे दान मतलब किसी को बेच नहीं सकती, इसका मूल्य मैं अंदाज़ा ही नहीं लगा सकती कितना है, और बेचना तो दूर की बात है। तो इसका मूल्य मैं लेना मेरे सामर्थ्य से बाहर है, इसलिए मैं नहीं ले रही हूँ, और मैंने आपके नियम का पूरा पालन किया है। तो राजा को थोड़ी ये बात अच्छी नहीं लगती है, तो अपने सेनापति से पूछते हैं कि हमारे यहाँ का नियम क्या है। तो नियम बताते हैं कि जिसकी भूमि का चयन किया जाता है उसके 4 गुना मूल्य दिया जाता है, और वह आजीवन राजकीय संरक्षण का अधिकारी होता है। किंतु यह जो सिंह मित्र की कन्या पहचान लिया जाता है उसे कि सिंह मित्र कौन रहते हैं, जो वाराणसी युद्ध में इनका साथ देते हैं और जीत दिलाते हैं, और उसमें फिर मारे भी जाते हैं। तो ये वही जो वीर सिंह मित्र की एक कन्या रहती है, इसलिए थोड़ा नरमी से फिर बात करते हैं। लेकिन अपने जो भूमि होती पूर्वजों की उसका कोई मूल्य मुझे नहीं लेना, यह कहकर वह निछावर कर देती है। अब अगला सीन है, दिन का समय तो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद सब अपने अपने यहाँ लौट जाते हैं। अपने अपने जो आए रहते हैं आसपास के राजकुमार, उनके लिए भी विश्राम के लिए बनाया गया रहता है, और लोग भी जो आए रहते हैं आम जनता के लिए भी विश्राम गृह बने होते हैं। अब रात का जो पहर होता है, रात के समय भी वहाँ पे जो उत्सव होता है वह भी अब समाप्त हो जाता है। लेकिन मधुलिका कहीं दिखाई नहीं देती, क्योंकि वह काफ़ी दुखी रहती है अपने इस ज़मीन के चले जाने से, और राजकुमार की निगाहें भी उसे ही ढूंढते रहती हैं। तो सुबह होने का इंतज़ार करता रहता है और उसे नींद नहीं आती है। अब जैसे ही पहली सुबह होती है, और वह क्या करता है, अपने घोड़े को लेता है और बाहर निकल पड़ता है मधुलिका की तलाश में। तो देखता है कि मधुलिका जहाँ उसकी ज़मीन होती है वहीं पे एक टूटी फूटी घास की झोपड़ी बनी हुई होती है, और वहाँ पे एक मधुप का वृक्ष होता है, उसके नीचे वह बड़ी ही उदास बैठे रहती है, और उसी सोच विचार में और दुख में वह उस पेड़ के नीचे बैठे रहती है। पहले तो वह अपलक उसे देखता है राजकुमार, उसके बाद फिर उसे लगता है राजकुमारी को, मधुलिका को, कि शायद कोई यहाँ खड़ा है। तो फिर पूछता है कि आप यहाँ क्यों खड़े हैं, क्या मुझे चैन से यहाँ रहने भी नहीं देंगे। तो फिर वो बोलता है कि मेरी इतनी कहाँ है, लेकिन मैं तुम्हारी जो ज़मीन है राजा ने ली है, मैं वह तुम्हें वापस दिला सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे अनुग्रह का प्रार्थी हूँ, और मेरे हृदय की भावना अवगुंठन में रहना नहीं जानती, इसलिए मैंने अपनी मन की बात तुम्हें बता दी है। अब राजकुमार के जो कहे गए शब्द होते हैं तो ये कुछ कुछ समझने लगती है। तो बोलती है, मैं एक कृषक बालिका हूँ, आप नंदन बिहारी हैं। ये अपना परिचय देता है कि मैं मगध का राजकुमार हूँ। तो फिर बोलती है कि मैं तो एक परिश्रम करने वाली और जीविका चलाने वाली हूँ, तो तुम मेरे लिए इतना क्यों परेशान हो रहे हो। तो बोलता है कि मैं कौशल नरेश से तुम्हारी भूमि दिलवा दूंगा। हट करता है, तो बोलती नहीं है, कौशल का नियम है और मैं उसे बदलना नहीं चाहती हूँ, और मैं अपने दुख से ही, जो भी दुखी है मैं अपने दुख में रह लूँगी। तो तुम्हारा रहस्य क्या है। तो यह राजा बताता है कि रहस्य नहीं है, यह तो मानव हृदय है। मतलब मेरा हृदय ही ऐसा है कि मैं तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी ज़मीन तुम्हें दिला सकता हूँ। अब ये सब बातें ख़त्म होती हैं और बोलती है कि मुझे थोड़ी देर शांत रहने दो, मैं इसी तरह रहना चाहती हूँ। तो यह शब्द कहकर राजकुमार भी लौट जाता है।
अब वह अपने खेतों में काम करती है, दूसरों के खेतों में भी काम करती है और अपनी कुटिया में रहती है और दिन भर जो कमाती है शाम को एक टाइम बनाती खाती सोती, इस तरह उसकी जीविका चलती है। तो लगभग 3 साल बीत चुका है। अब 3 साल बाद की बात, तो शीतकाल थी, मतलब ठंड के दिन थी, लेकिन उस समय भी बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी और शायद बर्फ़बारी भी होने वाली थी। तो उसे ओढ़ने के लिए उतना नहीं रहता है और कहीं कहीं से इसकी छत टपकते रहती है, क्योंकि घास की रहती है, घास और पेड़ों की टहनियों से बना हुआ इसका ये घर जो रहता है। लेकिन उस समय बैठी वो अपने जो घर होता है, जो पर्णकुटी जिसे कहते हैं, बैठी और पुरानी बातों को, उस राजकुमार की बातों को याद करते रहती है और शायद अब उस राजकुमार का वह इंतजार। मधुलिका अपनी पुरानी यादों के उधेड़-बुन में खोई रहती, क्योंकि तेज़ बारिश के साथ ओले भी गिरते हैं और बहुत ज़्यादा ठंड लगती है और घर उसका पानी टपकते रहता है छत से। तो नींद आती नहीं है, पुरानी यादों में खोई रहती। इतने में अचानक से सहसा उसे लगता है कि शायद कोई बाहर आवाज़ दे रहा है। तो फिर वो दरवाज़ा खोलती है। कौन? तो राहगीर आश्रय चाहिए। और देखती है तो उसकी जो सोच रहती है, जो सोचती रहती है राजकुमार के बारे में, अपने सामने जब देखती है तो बहुत ही आश्चर्यचकित होती है और बहुत ही प्रसन्न भी होती है। तो कहती है, राजकुमार आप? तो हाँ, मुझे आश्रय चाहिए। मैं मगध का निष्कासित हो गया हूँ, मगध से मुझे निकाल दिया गया, विद्रोही राजकुमार। तो बोलती है, टूटी फूटी झोपड़ी में आपका स्वागत है। बहुत ही मैं परेशान हूँ, मुसीबत में हूँ, लेकिन फिर भी मैं स्वागत करती हूँ। इस तरह फिर दोनों मिल जाते हैं। अब अगला सीन होता है, ठंड का दिन है और दोनों बातें करते रहते हैं एक वट वृक्ष के नीचे। तो बोलती है कि आप वहाँ से निष्कासित हैं, खुद परेशानी में है, फिर भी आपके साथ इतने 100 सैनिक लगभग रहते हैं राजकुमार के साथ। तो वो जवाब देता है अरुण कि हाँ, यही मेरे बाहुबल हैं और मैं एक फिर से नया राज्य खड़ा कर सकता हूँ और तुम्हारी खोई हुई जो ज़मीन है मैं तुम्हें वापस दिलाऊंगा और तुम्हें एक रानी के जैसे, राज रानी के जैसे मैं फिर से सिंहासन दिलाना चाहता हूँ। इसकी जो मनसा रहती है वो एक बदले की भावना रहती है, लेकिन ये तो सिंह मित्र की कन्या, एक सेनापति कन्या रहती है, तो थोड़ी देर के लिए तो फिर वो भी तैयार हो जाती है। राजकुमार अरुण की ज़मीन वापस दिलाना चाहता था मधुलिका को और मधुलिका समझ नहीं पाती है उसके मंसूबे। लेकिन फिर वह बोलता है कि रात के तीसरे पहर का इंतज़ार करो और आज की रात तुम अपनी छोटी सी कुटिया में गुजारो और कल का दिन तुम्हारा होगा। तुमको मैं सिंहासन पे बैठा दूंगा, राज सिंहासन पे। और यह कहकर उससे विदा लेती है और वह चल निकलती। लेकिन जाते जाते उसे याद आता है अपने पिता का चेहरा, कि जो राज्य को बचाने के लिए अपना बलिदान दे देते हैं। मैं उसी सिंह मित्र की कन्या हूँ और आज मैं ये क्या करने जा रही हूँ और एक विदेशी के हाथ में अपना देश सौंपने जा रही हूँ, अपना राज्य। तो ये तो एक बहुत बड़ा अपराध है और अपने राज्य के प्रति गद्दारी है। यह सोचकर वह बहुत ही शर्मिंदा होती है और बदहवास सी भागती जाती है अपने घर की ओर। लेकिन उसे था कि मैं यह बात राजा तक पहुंचाऊं। तो राजा के जो सैनिक हैं वो आते रहते हैं उसी रास्ते से। फिर रोक के बोलती है कि मुझे गिरफ्तार कर लो और मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, यह राज्य जो है डाकुओं के हवाले होने वाला है। पहले तो उसकी बात को समझते नहीं है, फिर उसे बंदी बनाकर राजा के सामने पेश किया जाता है। जब राजा के सामने पेश किया जाता है तो सारी बातें वह बताती है कि किस तरह वह अपने जो बचाना चाहती है इसको, और दक्षिणी जो नाला रहता है, जो ज़मीन उसको दी गई रहती है, वहाँ नाले की तरफ से इनके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है और वहाँ से कुछ डाकू आने वाले हैं और आपके राज्य पे हमला करने वाले हैं। तो फिर यहाँ से राजा जो रहते हैं बोलते हैं, सिंह मित्र की कन्या, आज तुमने फिर पुरस्कार का काम किया है और यह कहकर मैं आता हूँ और
अरुण को सैनिकों के द्वारा बंदी बनाकर लेकर आ जाते हैं वहाँ से, और फिर उसे दूसरे दिन जनता के सामने पेश किया जाता है तो सारी बातें रखी जाती है अरुण को बंदी और प्राणदंड की जो मांग की जाती है कि इसका वध किया जाए। तो राजा उसे प्राणदंड देते हैं। तो बोलते हैं कि मांगो मधुलिका, तुम क्या मांगती हो, एक बार फिर तुम मेरे पुरस्कार की उत्तराधिकारी हुई, क्या तुम्हें मेरी सारी ज़मीनें चाहिए। लेकिन जब बंदी बना के अरुण को लाया जाता है तो अरुण मुस्कुराता है उसे देखकर, और अपने किए का पछतावा इसको भी होता है, साथ ही अरुण का प्रेम इसमें दिखाई देता है। तो फिर मधुलिका पुरस्कार स्वरूप मांगती है कि मुझे भी प्राणदंड दिया जाए। तो ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। तो ये प्रेम और पश्चाताप की कहानी है, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई। ये बहुत ही खूबसूरत कहानी है। तो ये बच्चों को कैसा लगा वीडियो, अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक करना, और कुछ इसमें खामियां रह गई तो इसके लिए कमेंट ज़रूर कीजिए।